ओरिजिन इन डेवलपिंग ऑफ ऑडिटिंग, कहाँ से वो डेवलपिंग हुआ, तो वो बातें हम समझ लेते हैं, बेसिक ही है सब। तो अंडर डेवलप अकाउंटिंग स्टेज, तो जो ऑडिटिंग का स्टेज है उसे 4 किस्तों में बांटा गया है। डेवलपमेंट ऑफ ऑडिटिंग द वर्ल्ड लेवल इज डिवाइडेड बिटवीन into 4 parts. तो अंडर डेवलप अकाउंटिंग स्टेज, एंशियंट ग्रीक, रोमन एंड इजिप्शियन समय में जो अकाउंटिंग और ऑडिटिंग का रूल्स था, क्योंकि वहां से डेवलप हुआ है अकाउंटिंग ज्यादा, क्योंकि हमें आइडिया है कि जो ग्रीक, रोमन और इजिप्शियन जो समय था उसमें जो रूल्स के हिसाब से सब काम किया जाता था, उसमें ट्रांजेक्शन भी बढ़े, एक देश से दूसरे देश के साथ भी ट्रांजेक्शन बढ़ते गए, तो ट्रांजेक्शन बढ़ते गए, व्यवहार बढ़ते गए, काम बढ़ता गया, तो उसमें अकाउंट भी मेंटेन करना था। तो उस समय पे अकाउंटिंग वर्ड ज्यादा बढ़ा, ट्रांजेक्शन बढ़ने की वजह से ऑडिटिंग काम भी बढ़ता गया। ओके, डेवलपमेंट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, हमें आइडिया है और आप लोग भी पढ़ गए हैं बेटा कि डबल एंट्री सिस्टम इज फाउंड बाय द लुका पैसिओली इन 1494। इट्स बिलोंग फ्रॉम द इटली, है ना। तो वही व्यक्ति है, लुका पैसिओली नाम का एक व्यक्ति है जो इटली से बिलोंग करता है, और 1494 में इसने इस डबल एंट्री सिस्टम को डेवलप किया। और आज के दौर में, नाउ टुडेज एरा, ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सेप्ट दिस डबल एंट्री सिस्टम and we all are the working in on the double entry system, one effect on debit side and another effect on credit side। तो ये डबल एंट्री सिस्टम को डेवलप किया गया है लुका पैसिओली ने, और वही आज के दौर में चल रहा है। उसके बाद इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन एंड आउटकम ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। और एक बात और है बेटा के 1760 में जब से इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, उसके बाद से 18वीं सदी में जब से कंपनी एस्टेब्लिश होती गई, अलग अलग कंट्रीज में बिजनेस होते गए, चलते गए, बढ़ते गए, तब से ऑडिटिंग का काम ज्यादा बढ़ता गया, है ना। तो 4 किस्तों में बांटा गया है, समझ लेते हैं। अनडेवलप अकाउंटिंग स्टेज, ये जब स्टार्टिंग समय था, स्टार्टिंग पीरियड था, एट दैट टाइम नो मोर ट्रांजेक्शन एंड नो ऑल पर्सन हैव नो आइडिया अबाउट द ट्रांजेक्शन एंड मेंटेनिंग द अकाउंट्स, एंड एट दैट टाइम नो एनीवन कैन ट्रांजेक्शन टू अनदर डिस्टेंस प्लेस, वो नजदीक के जगह पे ही और लिमिटेड ट्रांजेक्शन ही करता रहता। तो उस समय पे हमें कुछ अकाउंटिंग मेंटेन करने की जरूरत नहीं रहती थी। At that time, we do not want to need any required to maintain accounting, और ट्रांजेक्शन भी कम थे, लेस ट्रांजेक्शन थे, तो हम अकाउंटिंग मेंटेन नहीं करते थे। और उस समय पे एक व्यक्ति का ही बिजनेस रहा करता था, तो भी प्रॉब्लम रहा ही नहीं करती थी। अनडेवलप मेथड, जैसे जैसे अकाउंट लिख दिया, क्योंकि जो एक्चुअल अकाउंट स्टार्ट हुआ है वो 1494 के बाद, क्योंकि 1494 में डबल एंट्री सिस्टम फाइंड हुई, उसके बाद जाके 1760 में कंपनी रिवॉल्यूशन हुआ, इंडस्ट्री रिवॉल्यूशन हुआ। तो उसके बाद 1760 के बाद 18 सदी में एक्चुअली ऑडिट का काम स्टार्ट हुआ था, है ना। तो अंडर डेवलप स्टेज है, लिमिटेड ट्रांजेक्शन हुआ करते थे, ट्रांजेक्शन ज्यादा नहीं हुआ करते थे, लेस ट्रांजेक्शन हुआ करते थे, कोई नो अनदर हेल्प, कोई किसी की जरूरत नहीं पड़ती थी, ऐसे ही हम अपने अकेले मेंटेन कर लेते। तो चलता गया बिजनेस डेवलपमेंट विथ कल्चर डेवलपमेंट। तो बिजनेस कैसे डेवलप हुआ कि भाई जैसे हम एक कल्चर के साथ मिलते हैं, दूसरी कंट्री से मिलते हैं, दूसरी कंट्री में जाते हैं, दूसरे स्टेट में जाते हैं, दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं, तो इस तरीके से पूरा का पूरा हमारा बिजनेस ट्रांजेक्शन बढ़ता है, कल्चर के साथ बिजनेस ट्रांजेक्शन बढ़ता है, इंक्रीज होता है। वर्क ऑफ राइटिंग अकाउंट बाय सम अदर पर्सन, जैसे हमारा बिजनेस ट्रांजेक्शन बढ़ता गया, कल्चर के साथ बढ़ते गए, ऐसे हमारा क्या होता गया, काम, अकाउंटिंग काम भी बढ़ता गया। तो एक व्यक्ति, 2 व्यक्ति उसे फुलफिल नहीं कर पाते, तो क्या होने लगा, दूसरे व्यक्ति की हेल्प लेने पड़े। नीड ऑफ ऑडिटिंग बिकम इम्पेरेटिव। अभी हम दूसरे के पास से काम लेते हैं, तो हमें हो सकता है कि हमें उन पे विश्वास ना पड़े,
तो हम क्या करते हैं कि भाई जो दूसरे व्यक्ति द्वारा काम किया गया है, whatever work done by the another person, so we want to know about the that person working and maintain the account बराबर काम किया है या नहीं, वो हम चेक करना चाहते हैं, और उसके लिए है ऑडिटिंग बिकम इम्पेरेटिव, है ना। अकाउंटेंसी नेसेसरी और ऑडिटिंग लग्जरी, ऑडिटिंग ए लग्जरी है। तो ये दोनों को हमें समझना है कि भाई अकाउंटेंसी नेसेसरी क्यों है और ऑडिटिंग लग्जरी क्यों है ना। लग्जरी यानी तामझाम करना, दिखावा करना, तो हम क्यों कहते हैं कि भाई अकाउंटेंसी इज रिक्वायरेबल, इट्स नेसेसरी, और ऑडिटिंग नहीं करेंगे तो चल जाएगा। तो ये दोनों के बारे में हमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा, क्योंकि इसके बेस पे भी क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। so many time asking a question in university on this basis, है ना। इसके बारे में, इसके बेस पे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं और हमें एक्सप्लेन करना पड़ता है, उसके फेवर में पॉइंट्स हमें एक्सप्लेन करने पड़ते हैं। तो समझते हैं कि अकाउंटेंसी नेसेसरी क्यों है। तो कोई अकाउंटेंसी नेसेसरी, तो इसके फेवर में सब पॉइंट्स बताए गए हैं। देखो आप लोग सर, इसके फेवर में कि जो हम अकाउंटेंसी नहीं लिखते, अकाउंट्स नहीं लिखते, अकाउंट्स हम नहीं लिखते तो क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है, और अकाउंट लिखते हैं तो क्या हमें फायदा हो सकता है। तो उसके फेवर में सब पॉइंट्स बताए गए हैं बेटा। देखो आप लोग, मेमोरी, तो वी हैव अ लिमिट ऑफ रिमेम्बरिंग, है ना। तो हमें याद रखने की लिमिट है। हम सभी ट्रांजेक्शन, बहुत दिनों तक सब बातें, बहुत सारे ट्रांजेक्शन, एक रोज के होने वाले सभी ट्रांजेक्शन को हम याद नहीं रख सकते। तो वी हैव अ लिमिटेशन टू रिमेम्बरिंग ऑल द ट्रांजेक्शन एंड सो मेनी मोर डेज, है ना। तो बहुत सारे दिन तक, अप टू मोर डेज, हम ज्यादा दिन तक हम सभी ट्रांजेक्शन, सभी बातें याद नहीं रख सकते। तो जब हम याद नहीं रख सकते, सीधी सी बात है, वी हैव अ ऑप्शन, वी कैन बी मेंटेन अकाउंट इन, है ना। तो हम अकाउंट मेंटेन कर लेते हैं, अकाउंट बुक्स बनाते हैं, अकाउंट्स बुक्स में सब लिख देंगे, तो सीधी सी बात है, हमें याद रखने की जरूरत नहीं है। तो अकाउंट मेंटेन कर लेंगे, सब उसमें रिकॉर्ड कर देंगे, सब ट्रांजेक्शन लिख देंगे। तो इस वजह से ये हमारी लिमिटेशन है कि भाई हमें सब याद नहीं रख सकते। इस वजह से अकाउंटेंसी में नेसेसरी है, जरूरी है, रिक्वायरेबल है। ट्रांजेक्शन अगर रोज के, है ना, एक महीने के एक ट्रांजेक्शन होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, साल के 12 ट्रांजेक्शन हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इट्स नॉट, ये तो होता नहीं है। एक रोज के तो कई ट्रांजेक्शन हो सकते हैं, मेनी ट्रांजेक्शन विल बी हैपन इन द डे, है ना। और मंथ के, एक महीने के भी मेनी ट्रांजेक्शन विल बी हैपन इन द मंथ। तो आप जब साल की गिनती करोगे तो साल के बहुत सारे ट्रांजेक्शन हो सकते हैं, बहुत सारे ट्रांजेक्शन हो जाते हैं। और ट्रांजेक्शन भी कैसे, कोई एक ही तरीके के ट्रांजेक्शन थोड़ी ना होते। ट्रांजेक्शन विल बी हैपन इन क्रेडिट बेसिस, कैश बेसिस, सेल्स होता है, परचेज होता है ना। तो बहुत सारे प्रकार के अलग अलग तरीके से ट्रांजेक्शन होता है, और हमारी लिमिटेशन है कि सभी ट्रांजेक्शन को हम याद नहीं रख सकते, सभी ट्रांजेक्शन को हम अपने मुंह पे नहीं रख सकते। तो इसके लिए हमें अकाउंट में, अकाउंट बुक्स में जो भी इफेक्ट होती है, जो भी एंट्री होती है, वो एंट्री हमें करनी पड़ती है ना। ग्रॉस ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस रिजल्ट, है ना, ग्रॉस रिजल्ट। अब ग्रॉस रिजल्ट यानी जो ग्रॉस प्रॉफिट या लॉस जो भी निकल के आता है, वो हमें समझ में कब आएगा। ऑडिटिंग में तो ऑडिट किया जाता है। ऑडिट किसका होता है कि जो अकाउंट्स प्रिपेयर कर दिए गए, फाइनल अकाउंट बना दिया गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना दिया गया। लेकिन हम एंड ऑफ द ईयर we want to require to know about the profit or loss, gross profit or loss about our company। तो ये कैसे पॉसिबल होगा? तो इट मे बी पॉसिबल बाय वे ऑफ मेंटेनिंग अकाउंट। अगर हमने अकाउंट मेंटेन नहीं किया, हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाया, हमने ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बना, तो देन आफ्टर वी कैन नॉट बी एनालाइज, वी कैन नॉट बी नो अबाउट व्हाट वाज बी रिजल्ट ऑफ आवर कंपनी। तो हम वो जज नहीं कर पाते बेटा। तो इस वजह से हमें अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा। अगर हमने अकाउंट मेंटेन किया है, हमने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया है, हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया है, तो हमें ग्रॉस रिजल्ट समझ में आ जाता है, समझ सकते हैं। नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट और लॉस, क्या प्रॉफिट क्या लॉस क्या हुआ एंड ऑफ द ईयर। तो ये बातें भी जानने के लिए हमें अकाउंट बनाना पड़ेगा।
हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स कहाँ किस में आ जाता है? अकाउंटेंसी में आ जाता है, अकाउंट्स में आ जाता है ना। ऑडिट में तो चेक किया जाता है, अकाउंटेंसी में तो एक कवर हो जाता है कि भाई आपको अकाउंट्स बनाना है, मेंटेन करना है, लेजर पोस्टिंग करना है, जर्नल एंट्री करनी है, लेजर पोस्टिंग करना है, ट्रायल बैलेंस शीट बनाना है, और ट्रायल बैलेंस शीट के बेस पे we can be prepare final accounts. And what is the included in final account? Profit and loss account, balance sheet, fund flow statement, and a cash flow statement. These are the different statements covered in the अकाउंटेंसी। तो ये सब बातें यहाँ पे कवर होती है। अगर हमें प्रॉफिट या लॉस या नेट प्रॉफिट नेट लॉस जानना है तो वी मस्ट प्रिपेयर द अकाउंट, मस्ट प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देन आफ्टर इसके बाद ही हम इसे जान सकते। तो इसके लिए अकाउंटेंसी जरूरी है, नेसेसरी है। ओके, चेंज इन प्रॉफिट। तो हमें हमें जानना है बेटा कि लास्ट ईयर व्हाट वाज द प्रॉफिट ऑफ लास्ट ईयर एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रेजेंट ईयर्स प्रॉफिट एंड लास्ट ईयर प्रॉफिट। तो इसमें चेंज क्या हुआ, कितना प्रतिशत प्रॉफिट बढ़ा, कितना प्रतिशत प्रॉफिट इंक्रीज हुआ, अदरवाइज हाउ मेनी परसेंटेज प्रॉफिट डिक्रीज फ्रॉम लास्ट ईयर टू दिस प्रेजेंट ईयर। तो जब ये डिफरेंस हमें जानना होता है, हमें चेंज देखना होता है, तब जाके भी हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना होता है। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किस में कवर होता है? अकाउंटेंसी में कवर होता है बेटा। तो एक चेंज जानने के लिए हमें अकाउंट मेंटेन करना ही पड़ेगा। तो इस वजह से दैट्स व्हाई अकाउंटेंसी इज नेसेसरी, है ना। एसेट्स लायबिलिटी, अगर कितने असेट्स है, कितनी लायबिलिटीज है, कितनी असेट्स इंक्रीज हुई, कितनी लायबिलिटीज इंक्रीज हुई, कितनी लायबिलिटीज पे कर दी गई, क्या वैल्यूएशन है एंड ऑफ द ईयर, क्या सिचुएशन है, व्हाट इज सिचुएशन ऑफ आवर कंपनी। ये सब बातें जानने के लिए भी अगर हमने अकाउंट मेंटेन किया है, हमने सब लेजर्स बनाए हैं, तभी जाके हमने बैलेंस शीट बनाया है, तभी जाके हमें ये बात समझ में आएगी। और बैलेंस शीट किस में कवर होती है बेटा? अकाउंटेंसी में कवर होती है। तो दैट्स व्हाई अकाउंटेंसी इज नेसेसरी। इकोनॉमिक सिचुएशन, तो एंड ऑफ द ईयर क्या सिचुएशन है, इकोनॉमिक क्या फाइनेंशियल पोजीशन है, हमारा बिजनेस स्ट्रॉन्ग है या वीक हो रहा है, क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, क्या पोजीशन है हमारे बिजनेस की। तो वो सब बातें जानने के लिए, फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए, हमारे कैश जो मेंटेनेंस किए गए हैं वो बातें जानने के लिए हमें अकाउंटेंसी नेसेसरी है। हमें अकाउंट्स मेंटेन किए, लेजर पोस्टिंग किए, उसके बेस पे हम जान सकेंगे कि क्या क्या पोजीशन है हमारी, क्या इकोनॉमिक पोजीशन है, क्या फाइनेंशियल पोजीशन है। तो दैट्स व्हाई अकाउंटेंसी इज नेसेसरी। रिटर्न ऑन एम्प्लॉयड, तो एम्प्लॉयड यानी ऑनर जो अदर कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है, पैसे डाल रहा है, तो वो जानना चाहता है बेटा कि भाई जो पैसे मैंने डाले यहाँ पे कंपनी में, तो उस पैसे पे मुझे कितना रिटर्न मिल रहा है। क्योंकि वी हैव अ लॉट्स ऑफ ऑप्शन if you do not want to establish a company, and that time we can be invest our amount, our money in different way। अगर हम फिक्स डिपॉजिट कर देते हैं, अगर हम शेयर मार्केट में रोक देते हैं, अगर हम कोई रियल एसेट्स में रोक देते हैं, तो वी हैव लॉट्स ऑफ ऑप्शन टू इन्वेस्ट आवर अमाउंट, आवर मनी इन अ डिफरेंट वे। बट हियर वन ऑफ द पर्सन हु टेकन द रिस्क एंड एस्टैब्लिश अ कंपनी, तो वो जानेगा कि भाई मैंने इतना सारा रिस्क उठाया, इतना सारा जद्दोजहद उठाया, और मैंने पैसे डाले हैं कंपनी में, तो कंपनी में से कितना रिटर्न मुझे मिल रहा है। तो वो कब समझ में आएगा बेटा? वो जब आप अकाउंट मेंटेन करोगे तब समझ में आएगा। फॉर फिक्स सेलिंग प्राइस, ओके, जो हम सेलिंग प्राइस कब फिक्स कर सकते हैं, कब समझ सकते हैं? जब उसकी कॉस्ट निकलेगी तब ना। अगर हम कॉस्ट कैसे निकालेंगे बेटा? कॉस्ट निकालने के लिए सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि जो भी प्रोडक्ट पे खर्चा हुआ है, कितना खर्चा हुआ है, कितना खर्चा किया गया है, कितना रॉ मटेरियल यूज हुआ है, कितनी लेबर यूज हुई है, कितना अदर ओवरहेड्स हमें एक्सपेंस किया गया है। तो उस सबसे पहले सेल्स प्राइस फिक्स करने के लिए सबसे पहले उस पे हमें कॉस्टिंग निकालनी पड़ेगी। और कॉस्ट समझ में कब आएगी? जब हमने सब लेजर मेंटेन किए गए होंगे, अकाउंट्स मेंटेन किए गए होंगे, तब जाके हमें कॉस्ट समझ में आएगी। जब कॉस्ट समझ में आ जाती है तो उसके बाद सेल्स प्राइस फिक्स करना बहुत इजी रह जाता है। अगर हम अकाउंट मेंटेन नहीं करते, हम अकाउंट लिखते नहीं, हम दिमाग में याद रखते हैं और फिर सोचेंगे कि भाई इसके
सेल्स प्राइस निकाल लेंगे, तो नहीं बेटा, यहाँ पे प्रॉब्लम्स हो सकती है। अगर आपने ऐसे ही ओरली ही सेल्स प्राइस निकाल ली, तो हो सकता है कि हमारे प्रोडक्ट की सेल्स प्राइस कुछ ज्यादा है और सामने वाली जो कंपनी है उसके प्रोडक्ट की सेल्स प्राइस कम है, तो हमारी प्रोडक्ट कोई परचेज नहीं करेगा। वो सीधी सी बात है बेटा। तो सेल्स प्राइस भी कैसे होनी चाहिए? एक्यूरेट होनी चाहिए। जो कॉस्ट निकाली गई है उस कॉस्ट के बेस पे सेल्स प्राइस डिसाइड होती है। और कॉस्ट कैसे निकाली जाती है बेटा? क्योंकि जब हमने अकाउंट मेंटेन किए होंगे तभी सेल कॉस्ट निकाली जा सकती है। फॉर फिक्स टैक्सेस, टैक्सेस हमें पे करने होते हैं बेटा। तो प्रॉफिट पे, जो प्रॉफिट आपको होता है उस प्रॉफिट पे टैक्स पे किया जाता है। अब मुझे बात बताओ कि प्रॉफिट है ना ऑन रिटर्न, ये भी सही है लेकिन प्रॉफिट ज्यादा बेटर है। तो प्रॉफिट पे टैक्स पे किया जाता है, प्रॉफिट पे। तो प्रॉफिट निकालेंगे कैसे? प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? आप भी बोलोगे सर आप क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो? प्रॉफिट विल बी फाइंड आउट फ्रॉम द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यस बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बट अगेन my next question is how can we maintain profit and loss account? My next question is how can we maintain, how can we prepare profit and loss account? Just tell me your answer in chat box, है ना? Tell me your answer in chat box. How can we prepare profit and loss account? By way of maintaining account. Yes beta, yes you are fine, your answer is right. By way of maintaining account, हमें अकाउंट मेंटेन करने पड़ेंगे। और अकाउंट्स मेंटेन करना किस में आता है? अकाउंट कौन मेंटेन करेगा? अकाउंटेंट मेंटेन करेगा। और अकाउंट मेंटेन करना अकाउंटेंसी में आता है। यानी एक बात हम फिक्स कह सकते हैं बेटा कि अकाउंटेंसी इज नेसेसरी। Without maintaining accountancy, you cannot be prepared for profit and loss account. You cannot be know what will be the profit of the company. And if you have no idea about the profit, how can you pay the tax of the company? है ना? समझ में आ रहा है बेटा? अगर आपको प्रॉफिट की ही आइडिया नहीं है, यू हैव नो आइडिया अबाउट द प्रॉफिट, यू कैन नॉट बी पे द टैक्स ऑफ द कंपनी। आप कंपनी का टैक्स पे नहीं कर सकते। यू कैन नॉट बी डिसाइड व्हाट विल बी अमाउंट ऑफ द टैक्सेस, है ना? तो वो भी फिक्स नहीं होगा, आप डिसाइड नहीं कर पाओगे। एक सीधी सी बात है बेटा कि आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा प्रॉफिट जानने के लिए, टैक्स पे करने के लिए। अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेंटेन करना है तो आपको जो भी लेजर पोस्टिंग, जर्नल एंट्री है, सब्सिडरी बुक्स है, रेक्टिफिकेशन है, ट्राई बैलेंस शीट है, यानी ये सब अकाउंट में आता है, ये सब आपको मेंटेन करना पड़ेगा। then you can be find out the profit of the company, and then after you can be pay the taxes on profit of the company. Otherwise you cannot be able to calculate the taxes of the company, and your fraud will be arise, and someone tax officer, income tax officer will be blame on you, and it's may be problematic for you, है ना? तो ये बहुत गलत बात हो सकती है, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है हमारे लिए, कंपनी के लिए। तो ये पॉइंट्स के आधार पे, ऑन दिस बेसिस ऑफ दिस ऑल पॉइंट्स, वी कैन से दैट अकाउंटेंसी इज नेसेसरी, है ना? अकाउंटेंसी इज नेसेसरी। इस सब के आधार पे हम कह सकते हैं ये सब। और जब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, व्हेन यू आर आस्किंग अ क्वेश्चन इन एग्जाम, यू वांट टू बी एक्सप्लेन दिस ऑल पॉइंट फॉर फेवर ऑफ अकाउंटेंसी आर नेसेसरी। इसके फेवर में आपको आंसर देना पड़ेगा और आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, सब आपको सब पॉइंट्स बताने पड़ेंगे, समझाने पड़ेंगे। ऑडिटिंग लग्जरी, भाई ये तामझाम क्यों? लग्जरी यानी तामझाम करना, दिखावा करना। कोई जो हमारी कैपेबिलिटी, हमारी कैपेसिटी नहीं है लेकिन हम वो काम करते हैं, तो वो तामझाम कहता है, लग्जरीज कहते हैं। कई बार ये भी कहा जाता है भाई आपके पास पैसे नहीं है तो आप बड़ी लाइफ क्यों जीते हो, है ना? तो लग्जरी लाइफ जीना, है ना, ऐशो आराम में जीना, इसे लग्जरी कहते हैं। तो इसी को हम यहाँ पे समझते हैं कि भाई ऑडिटिंग ये तामझाम क्यों है, लग्जरी क्यों है, वैभव क्यों है। उसके फेवर में सब पॉइंट्स दिए गए, 6 पॉइंट्स दिए गए हैं बेटा। तो इसे हम समझ लेते हैं, चलो। तो एक्सपेंसिव एक्टिविटी, ऑडिटिंग एक्सपेंसिव एक्टिविटी है बेटा। लेकिन हमारे दिमाग में क्वेश्चन होना चाहिए, व्हाई ऑडिटिंग इज एक्सपेंसिव एक्टिविटी? हाउ कैन वी से दैट द ऑडिटिंग इज एक्सपेंसिव एक्टिविटी? बिकॉज ऑफ, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, व्हेन one of the sole proprietor, the sole proprietor maintain all the accounts of his shop,
they maintain selling, they maintain purchase, they maintain cash book, maintain cash counter, and maintaining all the customers. They do not want to any help from the another person. एंड यहाँ पे जब एक ही व्यक्ति सब काम करता है, एक ही व्यक्ति सब कुछ मेंटेन करता है, ये किसी को जॉब पे रखा भी नहीं है, तो सीधी सी बात है बेटा, जब एक ही व्यक्ति सब कुछ काम करता है, एक ही व्यक्ति कैश काउंटर संभालता है, एक ही व्यक्ति सेल्स परचेज सब कुछ करता है, तो मुझे एक बात बताओ कि यहाँ पे कुछ गलतियां होने की गुंजाइश है? Any fraud, any errors will be arise in this situation whenever one person will be maintain all the things? नहीं बेटा, यहाँ पे कुछ ऐसी होने की गुंजाइश नहीं है. No problem, no errors will be arise in this situation. तो मुझे बताओ बेटा कि ऐसे सिचुएशन में गलतियां होने वाली नहीं है, कुछ फ्रॉड होने वाला नहीं है, कोई पैसे ले जाने वाला नहीं है, तो आपके अकाउंट्स तो सही होंगे. आपके अकाउंट्स में कुछ गलतियां होगी? नहीं, आपके अकाउंट्स में कुछ गलतियां ही नहीं होगी. अब गलतियां होगी ही नहीं, तो डू यू वांट टू फाइंड आउट एंड अपॉइंट द ऑडिटर? क्या फाइंड करने के लिए आप ऑडिटर को अपॉइंट करेंगे? डू यू वांट टू अपॉइंट ऑडिटर, फाइंड आउट द एनी एरर्स, फ्रॉड? अरे कोई गलती है ही नहीं, तो फिर हम ऑडिटर को क्यों अपॉइंट करें? गलतियां होगी तब हम ऑडिटर को अपॉइंट करेंगे ना, ऑडिटर को. लेकिन ऑडिटर को अपॉइंट करने की जरूरत नहीं है. और छोटा सा बिजनेस है, अब छोटे से बिजनेस में छोटी सी इनकम है ना, अब छोटी सी इनकम में हम ऑडिटर को अपॉइंट करेंगे, तो बताओ बेटा कि ऑडिटर कोई बीकॉम वाला तो लड़का होता नहीं है ना, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है. उसने बड़े एग्जाम पास की है. जब उसने बड़े एग्जाम पास की है, तो वो कोई फीस भी तो छोटी नहीं लेगा ना, वो फीस भी ज्यादा लेगा. तो सीधी सी बात है, एक्सपेंसिव एक्टिविटी है. हमारे बिजनेस में गलतियां होने वाली नहीं है, हम फ्रॉड नहीं है, हम फाइन करने की, किसी को अपॉइंट करने की जरूरत नहीं. फिर भी हम अपॉइंट करते हैं तो हमें फीस ज्यादा देनी पड़ेगी, जबकि हमारे तो इनकम ही कम होती है. छोटा सा बिजनेस है, इनकम कम होती है, फिर भी हम ऑडिटर को अपॉइंट करते हैं तो फीस ज्यादा देनी पड़ेगी. दैट मीन्स इट्स एक्सपेंसिव एक्टिविटी. तो छोटे बिजनेस के लिए, सोल प्रोप्राइटर के लिए इट्स नॉट रिक्वायरेबल टू ऑडिट द अकाउंट, है ना. ओके, लिमिटेड ट्रांजेक्शन. आप मुझे बात बताओ बेटा कि एक महीने का एक ट्रांजेक्शन होता है, 12 महीने के 12 ट्रांजेक्शन होता है, तो इस 12 ट्रांजेक्शन में कभी गलतियां होगी, कभी गलतियां होती है? मुझे बताओ. कोई गोल्ड स्मिथ है जो एक महीने में एक ट्रांजेक्शन करता है, यानी कि वो किसी से परचेस कर लिया, उसके बाद रिटेलर में वो सेल करता रहता है, यानी 12 महीने के 12 ट्रांजेक्शन. तो ट्रांजेक्शन ही कम है, तो फिर इसको चेक करने की जरूरत है क्या कि किसी और के पास? तो ऐसे में भी ये ऑडिटिंग है, लग्जरी कहलाता है बेटा. जब जहाँ पे कम ट्रांजेक्शन होते हैं, वहां पे ऑडिट करवाने की कोई जरूरत नहीं है. जहाँ पे बड़े पैमाने पे करोड़ों रुपए का ट्रांजेक्शन होता है, करोड़ों रुपए का टर्नओवर होता है, कितने सारे ट्रांजेक्शन होते हैं हर रोज के, महीने के, तो वहां पे ऑडिटिंग जरूरी है. लेकिन जहाँ पे कम ट्रांजेक्शन है, वहां पे ऑडिटिंग की कोई जरूरत नहीं है. हाई फीस ऑफ प्रोफेशनल. सीधी सी बात है बेटा कि जो ऑडिटर है, ये कहीं 2-5 हजार में मानने वाला नहीं है. उसकी तो फीस होती है, वो तो फीस बताएगा, 50,000 लाख रुपए उसकी फीस होती है. और कम फीस तो होती नहीं. तो जब हमारे ट्रांजेक्शन कम होते हैं, हमारी एक्टिविटी लिमिटेड है, एक ही व्यक्ति बिजनेस संभालता है, जहाँ पे कुछ फ्रॉड होने की गुंजाइश नहीं है, गलतियां होने की गुंजाइश नहीं है, वहां पे ऑडिटर की, ऑडिटिंग की कोई जरूरत नहीं होती है बेटा. वहां पे हमें ज्यादा फीस देने की कोई जरूरत नहीं है. तो ऐसे किस्सों में भी हम कह सकते हैं कि ऑडिटिंग इज अ लग्जरी, इट्स नॉट अ नेसेसरी. अकाउंटेंसी इज नेसेसरी, है ना. कि क्यों नेसेसरी है वो भी हमने समझ लिया. लेकिन जब कम ट्रांजेक्शन होते, एक ही व्यक्ति संभालता है, तो वहां पे ये ऑडिटिंग जरूरी नहीं है. लेस फ्रॉड, कम कोई फ्रॉड ही नहीं है, फ्रॉड है ही नहीं, कम फ्रॉड हो रहा है ना. एक ही व्यक्ति सब संभालता है, तो 2 ही व्यक्ति बिजनेस संभालते हैं, जहाँ पे फ्रॉड होने की कोई गुंजाइश नहीं है, गलतियां होने की गुंजाइश नहीं है. तो वहां पे ऑडिट करने के बाद भी हमें कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ गलतियां निकलने वाले नहीं है. 1 या 2 व्यक्ति जो संभाल लेते हैं बिजनेस, वही अकाउंट्स भी मेंटेन कर लेंगे. तो वहां पे ऑडिटिंग की कोई जरूरत नहीं है बेटा. वेस्ट ऑफ टाइम, जॉब डिस्टर्बेंस एंड डिक्रीज कैपेसिटी. जब ऑडिटर ऑडिट करने के लिए जाता है, आप में से कई बच्चे, मुझे आइडिया है कि 2-4 बच्चे जो
सीए कुछ ज्वाइन किया हुआ है तो आप लोगों को आइडिया आता है बेटा कि जब आप लोग ऑडिट करने के लिए जाते हो, आप असिस्टेंट, आपका आर्टिकलशिप भी चल रहा होगा। जब आप जाते हो किसी कस्टमर के वहाँ, क्लाइंट के वहाँ, तो आप क्या होता है, आप खुद ही जाके सब वाउचर बुक निकाल लोगे, आप खुद ही जाके सब कुछ चेक करने लगोगे। अदरवाइज जो क्लर्क है, जो अकाउंटेंट है, उसके पास सब कुछ मंगवाओगे, उसको ऑर्डर करोगे ना कि भाई हमें ये बुक्स चाहिए, ये वाउचर्स चाहिए। तो जब आप उससे मांगते हो, मंगवाते हो, तब क्या होता है, सामने वाले बंदे का टाइम वेस्ट होता है, क्योंकि उसे भी और काम भी होते हैं और आप अपना काम लेके बैठे हो, ऑडिट करने के लिए बैठे हो, तो आप खुद तो किसी जगह पे जाके कुछ वाउचर फाइल, डॉक्यूमेंट्स या अकाउंट्स बुक तो आप निकालोगे नहीं, आप उनके सामने वाले से मांगोगे। तब जब सामने वाले का क्या होता है, टाइम वेस्ट होता है, डिस्टर्बेंस होता है, उसके काम में डिस्टर्बेंस होता है। वो हर रोज जितना काम कर सकता है उनसे वो काम कम होता है, होगा। तो ये भी प्रॉब्लम्स है। और इसका मतलब क्या है कि जब आपका बिजनेस कम ट्रांजेक्शन होता है, लिमिटेड ट्रांजेक्शन है, कुछ गलतियां नहीं है, तो एक ही व्यक्ति संभालता है, तो वहां पे हमें ऑडिट करने की कोई जरूरत नहीं है। दैट मीन्स ऑडिटिंग इज अ लग्जरी। रिमेन फ्रॉड एंड एरर, तो कम फ्रॉड है, कुछ गलतियां नहीं हो रही है, तो वहां पे भी ऑडिटिंग करने की जरूरत नहीं है।